नमस्कार साथियों। तो जैसा कि हमने आपसे बताया था कि हम लोग जल्द ही यूपी टेट का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड कंटेंट लेके आ रहे हैं और बेहतर कंटेंट लेके आ रहे हैं। जैसे कि आज हम लेके आए हैं जो यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था, जो यूपी टेट का एग्ज़ाम 2019 में हुआ था और ये प्राइमरी लेवल का है। सीडीपी प्राइमरी और जूनियर का लगभग सेम ही है। सीडीपी में तो कोई अंतर है नहीं, आपको जूनियर का कर रहे हैं या प्राइमरी कर रहे हैं, पेपर 1 कर रहे हैं या पेपर 2 कर रहे हैं, आपको सीडीपी वही पढ़नी पड़ेगी। और सीडीपी या किसी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का सबसे आसान तरीका है कि आपको उससे पीवाईक्यू को पहले देखना पड़ेगा। तो आपके पास अब इतना समय है नहीं कि आप एकदम विस्तृत कंटेंट पढ़ें। सबसे पहले पीवाईक्यू अध्ययन करें, आपको क्या चीज़ें नहीं आ रही वो बताएं और फिर वो चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। तो हम आज 30 क्वेश्चन जो भी सीडीपी के आए हुए हैं उनको हम लोग देखेंगे। ठीक, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आगे देखें, पसंद आए तो लाइक भी करें। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 कर है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा यानी बहुबुद्धि का प्रत्यय किसने दिया? आपके 4 ऑप्शन है, गोलमैन, स्पीयरमैन, जॉन मेयर या गार्डनर। तो बहुबुद्धि सिद्धांत ये दिए थे हार्वर्ड गार्डनर। बहुबुद्धि जिसमें लगभग 8 प्रकार की इन्होंने बुद्धि बताई थी और उस सबका डिस्क्रिप्शन दिए थे। आगे हम लोग इस पर एक्सप्लेनेशन भी है, उसको भी आप देख सकते हैं। जैसे कि देखिए, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था बहुबुद्धि सिद्धांत, ये आपको दिया था 1983 में। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई, व्यक्ति पर, व्यक्ति स्वयं के लिए एक दूसरे को समझ के संगीतीय, ये शारीरिक, गतिकीय, स्थानिक, तार्किक, गणितीय, भाषाई और प्राकृतिक। तो 8 प्रकार की इन्होंने बुद्धि दिया था, जिसको आप लोग डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। ये अगर चाहिए तो हम आपको डिटेल में भी इसका पूरा थ्योरी भी करा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, और ये जो है सीटेट का है या यूपी टेट का है, उसका एकदम ये हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें 8 ही प्रकार के कह रहा है कि डिसलेक्सिया यह करने में कठिनाई होती है। मतलब क्या करने में कठिनाई? पढ़ने में, व्यक्त करने में, खड़े होने में या बोलने में। तो देखिए, डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया से जो बच्चा ग्रसित है वो किसी चीज़ को एकदम ध्यान से पढ़ नहीं सकता, वो उसमें गलतियाँ करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखिए, एक एक्सप्लेनेशन दे दिया है। डिसलेक्सिया एक पठन संबंधित अधिगम अक्षमता है जिसमें बच्चे वर्णमाला सीखने, शब्दों की पहचान करने और अक्षरों को सही क्रम में पढ़ने में समस्या होती है। तो ये चीज़ आप जान ही चुके। आइए तीसरे और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। ये चीज़ देखेंगे जरूर। जब भी आप क्वेश्चन को देखेंगे तो ध्यान से पढ़ेंगे। कई बार गलती इसी में हो जाता है, ध्यान से आप नहीं देखेंगे और क्वेश्चन वो गलती हो जाती है। तो नहीं पूछा है। देखिए, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था ये तो होनी ही चाहिए। करे शिक्षकों को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये पॉजिटिव। अक्षम बच्चों को अतिरिक्त समय देना चाहिए, तो देना ही चाहिए, ये भी पॉजिटिव है। हाँ, ये कह रहे हैं शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ध्यान नहीं देना चाहिए, RTE लग जाएगा, ध्यान नहीं देंगे शिक्षक तो ये गलत है। और गलत का भाई गलत। तो ये ऑप्शन बी इसमें से सही है। आगे आप एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं, व्याख्या देख सकते हैं। समावेशी शिक्षा में प्रत्येक बालक को समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है। शिक्षक द्वारा दिव्यांग निःशक्त बच्चों पर पूर्णतः गलत एवं अमान्य है। किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना है, सबको एक साथ बैठाना है और पढ़ना है। आगे चलते हैं और देखिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? हतोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए या अनुमति नहीं देनी चाहिए? तो यह हतोत्साहित तो ये निगेटिव है, तो करेंगे नहीं। रोक देना तो होगा नहीं, क्यों रोकेंगे प्रश्न करने से? इसीलिए तो आपको रखा गया शिक्षक के रूप में ताकि आप उनको प्रोत्साहित करें। अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये भी गलत है। ये प्रेरित करना चाहिए। हमेशा जो बच्चे हैं उनको प्रश्न पूछने के लिए कहना चाहिए कि अधिक से अधिक वो प्रश्न पूछें। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो ये तो आप जान ही चुके हैं कि सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे टीचर से। ठीक, 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये करे बच्चे की बुद्धि
मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? शारीरिक विकास से, बुद्धि नहीं, वृद्धि किससे संबंधित है? सामाजिक विकास से, भावनात्मक विकास से या नैतिक विकास से? तो जो वृद्धि होती है वो वृद्धि, जैसे कोई बालक है तो उसके जो शरीर में वृद्धि होती है उसे हम वृद्धि कहते हैं। तो ये सामाजिक तो होगा नहीं, भावनात्मक होगा नहीं, नैतिक विकास होगा नहीं। शरीर में जो वृद्धि होती है, शरीर में जो शारीरिक तौर पे उसको बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, लंबाई हो रही है, उसको हम वृद्धि कहते हैं। बाकी ये सब विकास हम इनको कहेंगे। आगे चलते हैं। देखिए, बालक में वृद्धि का तात्पर्य उसके आकार लंबाई वाले गुणात्मक मात्रात्मक परिवर्तन से ही होते हैं। आप इन सब क्वेश्चनों को लिख भी सकते हैं, एक नोट्स बना लें जिससे आपको ये क्लियर हो हमेशा। आगे क्वेश्चन है कि मानव विकास का प्रारंभ होता है, यानी किस काल से मानव विकास का प्रारंभ होता है? गर्भावस्था से, आगे है बाल्यावस्था से, अब पूरे बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से? तो किस अवस्था से होता है? बालक जो होता है उसको गर्भ अवस्था से ही उसकी जो विकास होती है उसकी शुरुआत हो जाती है, मतलब माँ के पेट से ही उसका विकास शुरू हो जाता है। और विकास में वृद्धि और विकास दोनों हो जाते हैं, तो तभी से उसके विकास होने शुरू हो जाते हैं। तो ये होगा गर्भ अवस्था से। ये सब तो उसका चलता ही रहता है। आगे देखिए, आंसर देखिए दिया, गर्भावस्था से मानव विकास की प्रक्रिया गर्भधारण के साथ ही माँ के गर्भ के अंदर ही शुरू हो जाती है, जो जीवन प्रयत्न निरंतर चलती रहती है, जिसे हम निरंतरता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो हमेशा चलती रहती है, ये कभी रुकने वाली नहीं है। कह रहे हैं कि द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? थार्नडाइक, स्किनर, गेने या पावलोव? तो देखिए, थार्नडाइक तो है नहीं क्योंकि इनकी एक दूसरी है, बाकी स्किनर तो है नहीं, ये पावला है नहीं, इसके होंगे R.M. गेने, ये इसके लेखक है। इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देखते हैं। हाँ, R.M. गेने कह रहा है कि द कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक प्रसिद्ध पुस्तक R.M. गेने द्वारा लिखी गई, जिसमें उन्होंने अधिगम के 8 सोपानों का वर्णन किया। ये 8 सोपान का वर्णन किया है, ये महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे किशोरावस्था बड़े तनाव, हमला विरोधी अवस्था, यह कथन किसका है? तो एक वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने जो किशोरावस्था है उसको कहा था कि ये तनाव, बल, तूफान की अवस्था है, जिसमें बहुत सारे विचार ऐसे आते हैं, लड़ने मरने की क्षमता होती है। तो वो थे मिस्टर स्टेनले हॉल। कई जगह लिखा रहता है स्टेनली हॉल, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्या चीज़ें हैं। बाकी ये लोग गलत हैं, इन लोगों ने ये चीज़ नहीं की थी, और इसके तो व्याख्या की ज़रूरत भी नहीं है, स्टेनले हॉल ने ये कहा था। आगे चलते, बाकी आप पॉज करके इनकी व्याख्या सबकी देख सकते हैं। अब देखिए आगे आ गया, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितने समय लगता है? ये बहुत ज़रूरी है। जब भी ये आए कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में, तो वो ना ही 40 लगता है, 45, 30 नहीं लगता है, वो 36 मिनट लगता है। और ये 2 बार आपको अगर आगे भी 2019 के बाद और पेपर कराएंगे तो उसमें भी ये सवाल ऐसे रिपीट हुआ है, सेम टू सेम सवाल रिपीट हो रहा है। तो ये 36 मिनट लगता है इसमें। ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, ठीक। आगे देखिए, व्याख्या देख ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य विलक्षण है, जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है? कम से कम आपके पेपर में 2 या 3 कथन तो आने हैं, लिख लीजिएगा, कथन तो आएगा ही आएगा, और सभी कथन को करना ही पड़ेगा। अब देखिए, ये किसने कहा था? गेर्सन, होलिंगवर्थ, रॉस या स्किनर? तो ये इसको इन लोगों ने नहीं कहा था, मिस्टर जो रॉस है उन्होंने कहा था। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। रॉस ने कहा था सीखने का पठार की यह प्रसिद्ध परिभाषा मनोवैज्ञानिक रॉस द्वारा दी गई थी। यह मानसिक थकान या अभिरुचि के कारण अधिगम ग्राफ में स्थिरता को दर्शाता है। पठार मतलब होता है कि किसी भी, अगर कोई बालक है जो कुछ सीख रहा है, अचानक सीखते सीखते गया बंद हो गया सीखना,
ऐसे इसको हम पठार कहते हैं। जो ऊंचा होता है लेकिन फ्लैट होता है उसको हम पठार कहते हैं जियोग्राफी में। तो ये ऐसे ही मान लीजिए कोई बच्चा है जो सीख रहा है, अचानक से उसका सीखना बंद हो जाए तो इसी को हम कह देते हैं पठार। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो क्या करेगा। समस्यात्मक मतलब जो समस्या उत्पन्न कर रहा है। जैसे कुछ बालक होते हैं जब आप पढ़ाएंगे तो उसमें इधर उधर के काम करेंगे जिससे समस्या उत्पन्न होगी, तो आप उस बच्चे को दंड देना चाहिए, बच्चे को नज़रअंदाज करना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए या तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए। ये दंड तो आप दे ही नहीं सकते, नहीं तो RTE लग जाएगी, आप उसको दंड देंगे, बाकी आप जेल खुद चले जाएंगे। नज़रअंदाज तो कर ही नहीं सकते क्योंकि हर बच्चा एक विशिष्ट बालक है, तो नज़रअंदाज अगर किए तो आपको फिर गार्जियन या स्कूल के जो प्रबंधक हैं, प्रधानाचार्य हैं, वो आपको नज़रअंदाज कर देंगे। बच्चे को परामर्श देना चाहिए, उसको बताना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए, उसको समझाना चाहिए ताकि वो इस तरीके का काम न करे। तत्काल घर वापस भेज देना, घर वापस भेज देंगे तो घर वाले उधर से लाठी के साथ आएंगे, फिर आपको स्कूल से बाहर भेज देंगे। तो ये सब गलती आपको नहीं करना पड़ेगा, आप उसे एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, इसकी तो व्याख्या जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, देखिए करे पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। पाठ्य सहगामी क्रिया मुख्यतः किससे संबंधित है। शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के व्यक्तिक विकास से या छात्रों के मानसिक विकास से। तो मानसिक विकास तो ठीक है, बाकी सब है, लेकिन छात्रों के सर्वांगीण विकास में ये सब आ जाते हैं। जो भी विकास हो रहा है सर्वांगीण विकास में सब कुछ का विकास हो रहा है उसके सब, तो ये चीज़ें सही रहेंगी इसकी। चलिए आगे, ये आपके उसको देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन को। क्वेश्चन नंबर 13 है, करें निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। अधिगम सिद्धांत किसने नहीं दिया है। ठीक, स्किनर साहब दिए ही हैं, आप जानते ही हैं, बहुत सारे सिद्धांत दिए। ये थार्नडाइक दिए ही हैं, प्रयोग भी किए, कोहलर दिए ही हैं। तो इन लोगों ने इस सिद्धांत दिया, लेकिन ये BS ब्लूमैन ने सिद्धांत नहीं दिया है। वो एक समझबूझ के स्तर को बताया, तो वो उनके जो है विकास के सिद्धांत में नहीं काउंट होगा। जैसे देख लीजिए दिया है, BS ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रतिपादन किया था। थार्नडाइक, स्किनर और कोहलर प्रसिद्ध अधिगम मनोवैज्ञानिक थे। अगर आप कहेंगे तो इन तीनों लोगों का, थार्नडाइक, स्किनर और कोहलर के जो प्रयोग हैं, जिन्होंने जो सिद्धांत इन्होंने दिया, उसको हम लोग डिटेल में करा देंगे, लेकिन आप कहेंगे तब जब आपकी ज़रूरत होगी तब। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। शिक्षा में मतलब कि कब अवरोधन होता है। बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक का विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, या फिर किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। तो देखिए, जब कोई बालक एक से ज़्यादा वर्ष तक एक ही कक्षा में रह जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं अवरोधन। वो अवरोध उत्पन्न हो गया, तो ये गलती है, ये अवरोधन इसका सही जवाब होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये देख सकते हैं हार्टोग समिति बीच छोड़ना, जबकि अवरोधन किसी भी बालक का एक से अधिक सालों तक पास न होना, एक ही क्लास में रह जाना होता है। सवाल पे चलते हैं, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। पूर्व ज्ञान का परीक्षण किस में आता है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, समापन कौशल, प्रदर्शन कौशल। देखिए, तो ये उद्दीपन परिवर्तन में नहीं, ये समापन कौशल में नहीं, प्रदर्शन कौशल में भी नहीं आएगा। ये जब हम प्रस्तावना कौशल, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन जब होता है तो उस समय हमको जो भी पूर्व ज्ञान है उसका भी परीक्षण होता है कि हमने पूर्व ज्ञान में पहले कितनी चीज़ें सीख रखी हैं, फिर उसके अनुसार ही हम अपनी प्रस्तावना को प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें आता है ये चीज़ें। ठीक, पाठ्य योजना शुरू करते समय प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत शिक्षक बालकों के नवीन ज्ञान को जोड़ने हेतु उनके पूर्व ज्ञान का परीक्षण करते। पूर्व नवीन ज्ञान देना है तो उनको पूछना पड़ेगा कि उनको पहले से जो ज्ञान है वो कहाँ तक आता है, उसके बाद हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, ये याकव का मिलान है, स्तंभ 1 को स्तंभ B से मिलाइए।
ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन छूट गया है, लेकिन फिर भी आपको देखिए एनिमल इंटेलिजेंस ये किताब का नाम है, इधर जो मनोवैज्ञानिक है उनके नाम है, तो इसको दिया था थार्नडाइक ने। अब देखिए ए का किस पे जा रहा है, 3 पे। अब ए का 3 नहीं है, कट गया, वैसे भी ए का 3, ए का 2, ए का 1, ए का 3 एक ही में है, तो एनिमल इंटेलिजेंस आप याद रखेंगे थार्नडाइक ने दिया था और 3 पे गया है, बाकी सब नहीं है। अब देखिए एक दिया है एडेप्टेशन, अनुकूलन, आत्मसातकरण, स्कीमा, ये सब को कौन दिया है, ये सब दिए हैं पियाजे। अब देखिए जो डी है उसका 2 है, तो देखिए इसमें डी का 2, ए का 2 मिल गया, डी का 2 मिल गया, यानी ये ऑप्शन सही है, ये हम लेके इसको सही कहेंगे। बाकी इसका हिंदी भी अभी देख सकते हैं आप। हाँ यहाँ देखिए एनिमल इंटेलिजेंस जो है थार्नडाइक का है, पुनर्बलन की अनुसूची जो है स्किनर की है, सागरभिता का नियम जो है वो गेस्टाल्ट का है, ये याद रखेंगे, महत्वपूर्ण चीज़ है। अनुकूलन जो है वो पियाजे का है, एडेप्टेशन अनुकूलन जो है वो पियाजे का है। इसको आप लिख भी सकते हैं, इसमें से ये ऑब्जेक्टिव है तो इसमें से कोई एक कभी भी एक पूछा जा सकता है, तो ये जरूरी है, इसको लिख लेंगे IMP, इम्पोर्टेंट है ये चीज़, तो ध्यान देंगे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, विकास जो है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है। देखिए विकास कभी खत्म नहीं होगा, अभी हमको पहले भी आपको बताएं, देखिए निरंतर विकास चलता रहता है, गर्भ से लेके कब्र तक चलता है। कहाँ से चलता है, तो ये जो है आपका गर्भ से कब्र तक चलता रहता है, तो ये कभी ना समाप्त होगा, तो ये निरंतरता का सिद्धांत है। बाकी ये चीजें आपकी गलती हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर 20 में सही है। आगे चलते हैं, ये सब PY की हुई, आप पेपर देख भी सकते हैं, ये सब 2019 का PY की है। देखिए निरंतरता का सिद्धांत एक सतत है जो माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक चलती रहती है। हाँ यहाँ देखिए कह रहे संविधान में किस संशोधन में शिक्षा को मौलिक अधिकार बन गई है, मतलब एक संविधान संशोधन हुआ जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया कि हर बच्चे का मौलिक अधिकार है कि वह शिक्षा ग्रहण करेगा, हर राज्य उसको कम से कम बेसिक शिक्षा जरूर देगा। तो ये आपका हुआ था, ये GK का भी है, तो ये हुआ था 86वां संविधान संशोधन में। बाकी ये चीज़ें आपकी गलत हैं, ठीक। तो ये चीज़ें भी पूछी जाती हैं, आपको हल्की फुल्की जो शिक्षा से रिलेटेड जहाँ कहीं भी कुछ कंटेंट दिया है सब पढ़ना पड़ेगा आपको। और देखिए हाँ एक चीज़ और, ये अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार बनाया गया कि वो मौलिक अधिकार है कि वो शिक्षा ग्रहण करेंगे, कोई रोक नहीं सकता है उनको शिक्षा ग्रहण करने से। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो जब भी अभिप्रेरणा है मूल प्रवृत्ति दिखे, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, तो वो मैकडूगल साहब है। तो इन्होंने कितने मूल प्रवृत्ति दिए, 14 मूल प्रवृत्ति दिए इन्होंने। ये सवाल भी पूछा है, इसको भी आप नोट कर लेंगे, ठीक। बाकी ये लोग गलत हैं। देखिए विलियम मैकडूगल ने 1908 में प्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिया, जिसमें व्यवहार को निर्देशित करने वाली 14 मूल प्रवृत्तियां दी, जिससे जुड़े 14 संवेग बताएं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, विकास की किस अवस्था को कोल और ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, अनोखा काल जहां भी याद रखेगा उसको ध्यान देंगे। ये अनोखा काल किसको कहा, तो ये कहे लोग बाल्यावस्था को, क्योंकि बाल्यावस्था में ही उसको जो है कि वो विकास की अवस्था जो अनोखा काल है, संवेग सीखने की होती है। इस अवस्था में तो संवेग होती नहीं है, प्रौढ़ावस्था में तो सब कुछ आ जाता है, किशोरावस्था तक भी संवेग तो आ ही जाते हैं, तो अनोखा काल वो बाल्यावस्था है। बाकी आप इसका ये व्याख्या भी देख सकते हैं यहाँ पे, जो चीज़ें वही हैं जो मैंने पहले ही बता रखी है। देखिए व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, जो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ही अधिगम है। यह किसने किया, तो ये कहे थे वुडवर्ड साहब, नहीं स्किनर साहब, नहीं वो तो दूसरे थे, और ये कहे थे गिलफोर्ड भाई साहब ने कहा था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। तो देखिए 3 कथन अब तक हो चुके हैं, अब देखते हैं आगे भी क्या कथन पूछे जाते हैं, तो आपको कथन तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक।
देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है कि सूची ए को सूची 2 से मिलाइए। ये अच्छा इंग्लिश में केवल हो गया, इसकी हिंदी छूट गई है तो शायद व्याख्या में पड़ी होगी, लेकिन इसका जो है ब्रूनर कॉन्सेप्ट मॉडल ये इनका हो जाएगा। बाकी आशुबेल का तो लगभग सही है। चलिए एक बार हिंदी इसकी देख लेते हैं, इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो हिंदी देख लेते हैं। देखिए ब्रूनर संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान, आशुबेल जो है वो अग्रिम संगठन प्रतिमान दिए थे, ग्लेजर जो है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिए थे, और गार्डनर जो है साइनेटिक से शिक्षण प्रतिमान। ये 4 ही लोग हैं, ये चारों जरूरी है, तो आप इन चारों लोगों को लिख लेंगे। ये चारों लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, चारों को लगा लीजिए IMPT, ये इंपॉर्टेंट है, ये चारों लोगों को नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए कह रहा है समस्या समाधान का प्रथम चरण है। किसी भी समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? एकदम आसान है। समस्या का पहले तो पहचान कीजिए कि वो समस्या आखिर है क्या, तब तो उसका समाधान करेंगे। तो समस्या की पहचान का पहला चरण है, बाकी ये चीज़ें आपकी गलत हो जाती है। ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है कि बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब क्या होगा? केवल पढ़ने लिखने का और गणितीय कुशलताओं पर ही बल हो। केवल आ गया तो इसको तो बहुत नहीं लेके चलेंगे। आगे दिया कि बालकों का संज्ञानात्मक भावनात्मक तथा मनोगत्यात्मक पक्षों का विकास होगा। देखते हैं इसके बाद आगे कुछ। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकार देगी, ये तो गलती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों का निष्क्रिय रहेगा, ये चीज़ें तो आपकी वैसे भी निष्क्रिय है तो होगी नहीं। बाकी ये आपको पक्षों का विकास होगा, ये सही आंसर लग रहा है। अब ये राइट आंसर भी होगा, देख लीजिए। कह रहा है कि वही बेंजामिन ब्लूम जो हैं उन्होंने इसको दिया, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक पक्ष दिए थे। क्वेश्चन नंबर 24 कर स्मृति स्तर, बोध स्तर, शिक्षा प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? उभयनिष्ठ मतलब होता है कि कॉमन इन तीनों सोपानों में, जैसे स्मृति, बोध और ये शिक्षण प्रतिमान में कौन है? तो ये देखिए, ये सामान्यीकरण तो होगा नहीं, प्रस्तुतिकरण पे कर सकते एक बार। ये प्लानिंग नहीं, ये जो खोज है, अन्वेषण, वो कुछ भी करेंगे आपको खोज तो करना ही होगा। तो खोज एक पॉजिटिव है तो वो खोज होगा। नहीं, एक मिनट, नहीं खोज नहीं, ये गलती कर लीजिए इसको, ये खोज नहीं, इसका प्रस्तुतिकरण होगा, प्रेजेंटेशन होगा, ये सही है। ये चीज़ें गलती है आपको थोड़ा सा इसके लिए। हाँ आगे देखिए, अब आगे चलिए। हाँ यहाँ आपका दे दिया है कि प्रस्तुतिकरण होगा, वो सब में प्रस्तुतिकरण पहला ही चरण होता है। 26 है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? पुनर्बलन मतलब उस पर बल दे के कहना, तो ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत ये नहीं होता है। उद्दीपन अनुक्रिया ये तो आप लोग बहुत पढ़ चुके हैं। सूज का सिद्धांत कोहलरबर्ग नहीं होता है। हाँ पुनर्बलन, ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को ही हम पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि अच्छा ये तो व्याख्या है। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का अंग नहीं है? ब्रूनर के कौन सा विकास का इसमें अंग नहीं है? अंतःप्रज्ञावस्था, प्रतिबिंबात्मक ये तो होता है, संज्ञात्मक अवस्था ये भी होता है, क्रियात्मक तो होता है। ये अंतःप्रज्ञा अवस्था ये नहीं होता है, तो ये सही आंसर है। हाँ देखिए, अंतःप्रज्ञा नहीं होता, जेरोन ब्रूनर ने दिया। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहे हैं मॉरिसन के बोध स्तर के शिक्षक प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, जिसका सही क्रम है, ये सही क्रम में लगाना है। इसकी ट्रांसलेशन छूट गई है तो आप यहाँ देख लीजिए हिंदी और लगा लीजिए। खोज, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, परिपाक या संगठन व्यवस्था, वाचन या अभिव्यक्तिकरण, ये इसके हैं। 29 नंबर है, और इसके बाद एक क्वेश्चन और बचेगा। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? संज्ञानात्मक ज्ञान होता है, उसके बाद बोध होता है, उसके बाद अनुप्रयोग होता है, तीनों तो हो ही गया, यानी ये अनुमूल्यन नहीं होती है, तो इसको हम लोग रहने देंगे क्योंकि नहीं का भाई नहीं होता है।
निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? यह अधिगम वक्र होता है कि कैसे कोई बच्चा सीख रहा है। तो ये अधिगम का वक्र जो है ये कानकेव या नदोत्तर ये तो होता है। मिश्रित भी होती है जो ऐसे चलती है, एक होता है जो ऐसे चलती है, एक होता है जो ऐसे चलता है, एक नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, ये मिश्रित। ये लंबवत कोई भी नहीं होता है, तो ये सही हो जाएगा, बाकी ये चीज़ें गलती हो जाएंगे। हाँ ये दे ही दिया है, बाकी ये आपका ख़त्म होता है। अगर आपको ये चीज़ें लग रहा है कि वास्तव में है 2019 का ही पेपर था, हमने सब कराया, तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलती रहेंगी, और आगे लोगों तक शेयर कर दें। आगे हम बहुत बेहतरीन कंटेंट लेके आने वाले हैं, तो अभी के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, और फिर आगे ज़रूर लेके आएंगे। और आप हमारा साथ दें, एक लाइक दे सकते हैं आप हमको मोटिवेशन के लिए। और यहाँ तक कि हम आपको बता दें कि यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो हम 3 बार सीटेट क्वालिफाइड है, तो रीट भी है, अभी KBS टायर 2 दे के आए हैं, तो आपको विश्वास तो करना पड़ेगा ताकि हम लोग बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।